हेलो बच्चों, आज मैं आपको सीबीएसई का क्लास 10th का जो स्टैंडर्ड का मैथ्स का सैंपल पेपर है, ठीक है, 2021 का, तो वो कराऊंगी। आज हम पार्ट बी करने वाले हैं। पार्ट ए हम कर चुके हैं, ठीक है। देखो, पार्ट बी में आपको पता है 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, ये तीनों नंबर्स के क्वेश्चंस आने वाले, ठीक है ना। तो आज हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए करने के लिए कंपलसरी है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। हाँ, अगर किसी के क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है तो आप उनमें से कोई सा एक अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास यहाँ पर है। 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 bells ring at 6 a.m. When the 3 bells will ring together next. कह रहा है 3 बेल है आपके पास, वो कैसे कैसे इंटरवल से रिंग करती है, 4, 7 और 14 मिनट, मतलब 4 मिनट, 7 मिनट एंड 14 मिनट, इस हिसाब से। ऑल 3 बेल, ये तीनों बेल रिंग कब बजती है? 6 बजे, 6 a.m. अब कह रहा है व्हेन द 3 बेल्स विल रिंग टुगेदर नेक्स्ट, अब ये दोबारा कब बजेंगी? एक साथ, ठीक है। तो अब आपको देखो, ये तो पता है कि 6 बजे बजती है, तो अब आपको ये बताना है कि दोबारा कब बजेंगी। तो इस केस में हम पता है क्या करेंगे, इन तीनों बेल्स का एलसीएम निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट। तो सबसे कम वाला टाइम पीरियड हम देख रहे हैं कि कितने कम टाइम के बाद ये दोबारा बजने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 का एलसीएम निकालूं, तो मैं कॉमन फैक्टर लेके निकाल रही हूँ, तो 2 इंटू 2। 7 के फैक्टर निकालूं तो 7 इंटू 1, और 14 के फैक्टर निकालूं तो 2 इंटू 7, ठीक है ना। अब अगर हम ये कॉमन ले तो 2 कॉमन है और यहाँ पर से 7 कॉमन है, तो एलसीएम क्या होता है हमारे पास, जो कॉमन है वो तो एक बार लिखते हैं और जो अनकॉमन है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 28, ठीक है। लेकिन 28 आपका आंसर नहीं है, आंसर आपका है यहाँ पर द 3 bells will ring together again at 6:28 am, क्योंकि 6 बजे तो वो बज चुकी है 6 am पे। तो अब दोबारा कब बजेंगी? दोबारा वो 6:28 am पे तीनों बेल एक साथ बजेंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इंटरनल चॉइस है इसमें आपके पास। देखो यहां आपसे कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। कह रहा है एक्स एक्सिस के पॉइंट बताओ जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं, इन पॉइंट्स को मैंने ए और बी मान लिया है, तो 2 और -2 और -4 और 2, ठीक है ना। अब कह रहा है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस, मान लेते हैं वो पॉइंट ये है, इसको पी मान लेते हैं। अब एक्स एक्सिस पे है तो वाई तो 0 होगा, एक्स का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा लेकिन वाई तो 0 होगा, ठीक है ना। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब एपी जो है वो पीबी के इक्वल है, तो चलिए वही लिख देते हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने इसलिए की क्योंकि आपको पता है जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसमें रूट होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, होता है ना ये रूट। तो मैं स्क्वायरिंग कर दूंगी तो यहां से ये कट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड पे ताकि ये रूट कट हो जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पर लगाते हैं x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, जब हम AP का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। अब हम PB का डिस्टेंस निकाल लें, तो x2 y2 तो मैंने यही रहने दिए और अब की बार x1 और y1 इसको मान लिया, ठीक है ना। तो देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। सेम ऐसे ही यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। जो कट हो रहा है काट दो, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया। फाइनली आपके पास बचा क्या, यहाँ पर आपके बचा 4 माइनस 4x
और यहाँ पर बचा 16 प्लस 8x। ठीक है, अब माइनस 4x और 8x को मैं इधर ले आई तो माइनस का हो गया और 4 को उधर ले गई तो माइनस 12x इज इक्वल टू 12। यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई माइनस का 1। तो मुझको क्या निकालना था, पॉइंट्स निकालना था ना। तो पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस वो मेरे पास आ गए -1 और 0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे y तो 0 ही होता है, तो सिर्फ x के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, वो मैंने यहाँ निकाल लिए। ठीक है ना। अब इसके साथ आपको एक इंटरनल चॉइस मिली है, तो चलिए वो देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 की ही है, ये भी चैप्टर नंबर 7 में थे। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तभी आप उसको और अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अगर आप यही नहीं पता कर पा रहे हो कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आपने अच्छे से रिवीजन नहीं की है। ठीक है ना। देखो यहां पर है आपके पास P and Q are 2 points. Find the coordinate of the point R on PQ such that PR is equals to 2PQ। कह रहा है P और Q 2 पॉइंट्स हैं, उसके बाद एक R कोऑर्डिनेट है PQ पे। इसका मतलब PQ एक मेरी लाइन सेगमेंट होगी। चलिए वही वाली ड्रॉ कर लेते हैं फिर हम पहले एक लाइन सेगमेंट। तो इसको मैंने नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया Q। इसके कोऑर्डिनेट है -2 और 5 और इसके कोऑर्डिनेट है 3 और 2। इस पे एक पॉइंट है कहीं पर R, मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, उसको मैं x और y मान लेती हूँ। ठीक है, एक चीज मुझे यहाँ पर दे रखी है कि जो PR है वो 2QR है। आप ऐसा करो, इस QR को नीचे ले आओ, तो ये बन गया मेरा 2/1। ठीक है ना। तो अब PR मेरे पास 2 है और QR मेरे पास 1 है। अब आपको याद आ रहा है इसमें हमने क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमने सेक्शन फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.2 ये लगाना ना। m1 m2 दे रखे हैं, x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है, तो x और y निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पता है कौन से चैप्टर का है तो आप फॉर्मूला आसानी से लगा पाओगे। ठीक है ना। तो देखो x निकालने का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 y1, सॉरी m2 x1। ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से कर रखा है पूरा चैप्टर, प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन में ही आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही y का होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है ना। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो हम जब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो m1 हमारे पास 2 है, ठीक है, x2 3 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो 2 इंटू 3, m2 1 है और x1 है मेरा -2, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 1। y के लिखते हैं, तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो 2 3 जा 6 माइनस 2 अपॉन में 3, 2 2 जा 4 प्लस 5 अपॉन में 3। तो x आ गया मेरा 4 अपॉन में 3 और y मेरा आ गया यहाँ पर 9 अपॉन में 3, जिसको कट करके मैंने 3 लिख दिया। तो मुझे r के पॉइंट्स बताने थे जो x और y थे। ठीक है, तो वो आ गए 4/3 और 3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 दोनों ही क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 के थे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे यहाँ पर कह रहे हैं फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 - 3√2 एंड 5 + 3√2। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये? चैप्टर नंबर 2 का है, जिसमें आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है और जीरोस आपको दे रखे हैं। जीरोस दे रखे हैं मतलब अल्फा और बीटा ही तो दे रखा है हमको। तो चलिए इसको हम अल्फा मान लेते हैं 5 - 3√2 को, और इसको हम बीटा मान लेते हैं 5 + 3√2 को। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती क्या है, तो वो होती है मेरे पास ax² + bx + c, यही होती है ना। तो इसको बनाने के लिए मुझे ए बी सी इन तीनों की वैल्यू चाहिए। तो वो हम निकालते हैं अपने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। सम ऑफ जीरोस होते हैं -b/a, तो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा ना। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये -b/a ऐसी है, ये तो कट हो गया। तो यहाँ पर आ गया 10 इज इक्वल टू -b/a। कुछ नहीं है तो इसके नीचे मैंने 1 लिख दिया। उसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं तो वो होता है मेरे पास c/a। तो प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा ना, तो अल्फा की जगह अल्फा लिख दिया और बीटा की जगह बीटा लिख दिया।
ठीक है, सी अपॉन ए ऐसी है। अब इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है ए माइनस बी और ए प्लस बी की, वो क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए वही लगा देते हैं। ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर मतलब 3√2 का स्क्वायर, है ना। 3 3 जा 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 18 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है ना। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर यहां पर आने वाला है 7 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहां से वैल्यूज मिल गई, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -10 आ गई, क्योंकि यहाँ पर 10 है, ये वाला माइनस इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू 7 आ गई। बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। क्या थी? ए एक्स स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर प्लस बी एक्स मतलब 10x प्लस सी मतलब 7। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी of length 9 centimeter with A and B as center. Draw circles of radius 5 centimeter and 3 centimeter respectively. Construct tangent to each circle from the center of the other circle. कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये? चैप्टर नंबर 11 का, कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर था ना आपके पास, जिसमें आपको टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करनी है, उसका। ठीक है, देखो आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि ना ए बी एक आपको लाइन सेगमेंट बनानी है 9 सेंटीमीटर की। रफ फिगर अगर मैं यहाँ बनाऊं तो ए बी मैंने यहाँ पर 9 सेंटीमीटर बना ली। अब आपको क्या करना है, ए पे कंपास रख के, कंपास का पॉइंट रख के एक सर्कल बनाना है 5 सेंटीमीटर का। सेम ऐसे ही बी पे कंपास का पॉइंट रख के एक सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर का। अब जो ये दोनों सर्कल बने हैं ना, इनसे आपको क्या करनी है, टेंजेंट बनानी है। ठीक है ना। तो देखो ये रफ फिगर से मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसकी जो वर्कशीट्स आई है ना, वो है आपके पास 71, 72 और 73। और ये आपके वर्कशीट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, वर्कशीट नंबर जो 73 है उसका एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। बस एक छोटा सा चेंज है, वहां पर 5 की जगह यहाँ 4 है और शायद 9 की जगह यहाँ पर 8 है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो मैंने वर्कशीट में ना आपको बिल्कुल अच्छे से कॉपी पे समझाया है, इसे कंपास से और स्केल की हेल्प से प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप टेंजेंट को कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो आप इन वर्कशीट्स को अच्छे से कर लीजिए, तीनों वर्कशीट्स को, तो आपको टेंजेंट बनाने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आप उसका कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो पहले 71 कीजिएगा, फिर 72 कीजिएगा और बाद में 73 कीजिएगा। डायरेक्ट 73 मत उठाइएगा कि उसका एग्जाम्पल 2 है तो वो कर ले, नहीं, पहले ये दोनों कीजिएगा तभी 73 आपको आएगी। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूं 24 नंबर का, आप इसको खुद से जरूर करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन आपको यहाँ पर कह रहा है, इफ 10a इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये? चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल उसका क्वेश्चन आता है पेपर में, है ना, जबकि ऐसा नहीं है। देखो दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर मुझे ट्रिग्नोमेट्री के मिले हैं, ये भी चैप्टर 8 का ही है और दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो आपको ना 10a की वैल्यू दे रखी है 3/4। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए ना, अपनी कॉपी पे साइड में ये जरूर लिख लिया करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आधे क्वेश्चन तो मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री के इसी से ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये दे रखा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 होता क्या है, तो साइन कॉस और 10, तो 10 आपके पास होता है P अपॉन बी, है ना। ऐसा करते हैं, एक जल्दी से रफ फिगर बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको नाम दे देते हैं ABC। अब P अपॉन बी मुझे दे रखा है, इसका मतलब P ये है और B ये है, अगर मैं A से देखूं तो। ठीक है, मुझको चाहिए साइन और कॉस, साइन और कॉस के लिए तो मुझे दोनों में H चाहिए, तो फिर इसका मतलब मुझको H निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलो निकाल लेते हैं, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए। तो हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो ए बी मतलब 4k का होल स्क्वायर, बी सी मतलब 3k का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16k स्क्वायर, 3 3 जा 9k स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। जैसे ही यहां से स्क्वायर हटाना, यहाँ पर रूट लग गया, तो ए सी मेरा आ गया कितना, 5k। इतना तो आप आसानी से निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो लिख लो, 1 अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए। साइन ए P अपॉन बी ना, P मतलब परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब BC की बात हो रही है, और H मतलब हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब AC की बात हो रही है।
और ये होता है बी अपॉन में पी। बी मतलब बेस, मतलब ए बी की बात हो रही है। हमेशा एंगल से देखना, जिस एंगल आपने एंगल ए से देख लो आप, क्योंकि यहाँ साइन ए और कॉस ए पूछ रहे हैं, ठीक है। और एच मतलब क्या था, ए सी। अब आपको पता है जब ये ऊपर जाएंगे तो पलट जाएंगे, तो हमने वही यहाँ पर इन्हें पलट दिया, बस वैल्यूज रख दो। तो ये आ जाएगा 5k अपॉन में 3k, और यहाँ पर आ जाएगा 5k अपॉन में 4k। k से k कट हो गया, आपके पास बचा 5/3 प्लस 5/4। ठीक है, अब बेस सेम कर लेते हैं, तो 3 4 12 आएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस 15, इसका मतलब 35/12 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। इंटरनल चॉइस में भी ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, चलो वो और देखते हैं, वो भी आसान है। आपको यहाँ पर कह रहा है √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब जो ये थीटा है ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो बताओ फिर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो जो आपको दिया है पहले आप उसको लिख लो। ठीक है, पता है मैंने क्या किया यहाँ पर, इस कॉस थीटा को मैं उधर ले गई, अब की बार मैं इस √3 को भी उधर ले गई, मल्टीप्लाई का था तो इधर आके डिवाइड का हो गया। ठीक है ना, अब इस कॉस को मैं यहाँ साइन के नीचे ले आई। ऐसा मैं इसलिए लेके आई क्योंकि मुझको पता है कि साइन अपॉन कॉस ना, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा वो मेरा टेन थीटा होता है। ये छोटे छोटे फॉर्मुलेज हैं इस चैप्टर में जो आपको याद रखते हैं। एक बार आपको ये आइडेंटिटीज फॉर्मुलेज, अब वो टेबल अच्छे से लर्न हो गई तो बस आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से। ठीक है, इन शॉर्टकट्स की जो ये फॉर्मूले आपको आसानी से याद हो जाए, इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से देखिएगा वो वीडियो। ठीक है, तो आपको सारे शॉर्टकट्स जितने भी इसमें लग सकते हैं, ठीक है, टेबल हो गई, आइडेंटिटी हो गया, जैसे साइन अपॉन कॉस 10 होता है, शॉर्टकट से याद करोगे तो सारे याद रहेंगे। ठीक है ना, अब देखो साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा। अब क्या 10 की टेबल में 1/√3 आता है कहीं पर? बिल्कुल आता है, 10 30 पे। 10 से 10 कट गया, थीटा मेरा 30 आ गया, और मुझे थीटा ही निकालना था यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख के आप बता पा रहे हो कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। सर्कल दिख रहा है मुझे, टेंजेंट्स दिख रही है ना, तो देख के पता चल रहा है ये चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन होगा। चलो रीड करते हैं। In the figure, quadrilateral ABCD is circumscribing a circle with center O and AD is perpendicular to AB. If radius of in circle is 10 centimeter, then find the value of x. आपसे कह रहा है कि आपको एक फिगर दे रखी है जिसमें ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जो ऐसे बना हुआ है, ऐसे कुछ बना हुआ है ना, ये वाला नहीं है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर ये एक सर्कल है जिसका ये सेंटर है O और रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब आपसे वो कह रहा है कि इस x की वैल्यू फाइंड करो। x का मतलब यहाँ b है, x का मतलब AB फाइंड करना है आपको, क्योंकि AB ही पूरा x है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले ना आप क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब एक बार जब ये चैप्टर आए ना, चैप्टर 10, तो दोनों थ्योरम फटाफट से याद कर लेना कि थ्योरम 10.1 हमको ये कहती है कि जो रेडियस होती है ना वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और अगर एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स आ रही हैं आउटसाइड वाले किसी पॉइंट से, बाहर के किसी पॉइंट से, तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, ये 10.2 कहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर कोई सी थ्योरम लग रही है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा कि ए जो पॉइंट है, एएस जो है वो एपी के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों मेरी टेंजेंट है ए से। ठीक है, और जो एसओ है वो मेरा रेडियस है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट, रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। फिर तो उस तरीके से एपी जो मेरी टेंजेंट है उस पे ओपी ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ओपी मेरी रेडियस है, 10 और 10 है ना, और एपी मेरी क्या है, टेंजेंट है। होगा नहीं होगा? तो चलिए पहले वही लिख लेते हैं कि जो OS है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, AS पे, और जो OP है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, AP पे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। तो इसका मतलब एंगल ए तो पहले से 90 मुझको दे रखा है, साथ के साथ में एंगल OPAB और एंगल OSA, ये तीनों भी मेरे दोनों एंगल भी 90 डिग्री होंगे।
होंगे नहीं होंगे। अब देखो, आप देख रहे हो कि जो ये आपके पास OSAP है, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल 90 डिग्री है, तो फिर फोर्थ वाला जो एंगल O वाला बचा ये भी 90 होगा, है ना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 होता है, उसमें से 3 90 माइनस कर दो, तो फोर्थ वाला भी 90 निकलने वाला है। तो इसका मतलब मेरा एंगल SOP जो है वो भी मेरा 90 डिग्री। अब देखो चारों एंगल 90 डिग्री है, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? या तो ये रेक्टेंगल हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है, पर ये स्क्वायर होगा। क्यों? रेक्टेंगल क्यों नहीं होगा? है ना आपके माइंड में ये क्वेश्चन कि रेक्टेंगल क्यों नहीं है ये? उसके भी तो चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। बिल्कुल होते हैं उसके चारों एंगल्स 90 डिग्री, लेकिन उसकी एडजेसेंट साइड सेम नहीं होती। एडजेसेंट मतलब आप समझ लो एक के बाद एक, जैसे कि OS के बाद OP, वो थोड़ी सेम होती है। रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड सेम होती है ना, तो इसकी तो एडजेसेंट साइड सेम है, इसका मतलब ये स्क्वायर है। तो हेंस OSAP इज अ स्क्वायर। चलो, अब जब ये स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड्स तो इक्वल है ना, तो AS भी मिल गया मुझे, AP भी मिल गया। मुझको लेकिन चाहिए AB। क्यों? क्योंकि AB ही मेरा x है। अब AB दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक AP और एक PB। AP तो 10 मिल गया, अब PB और मिल जाए किसी तरीके से, तो PB हम कैसे निकालने वाले हैं? तो देखो आप यहाँ पर, आपको पता है यहाँ पर कि जो AP है वो AS के बराबर होगा 10। अब तो ये तो पता ही चल गया हमको। अब हमने यहाँ पर लिख दिया कि जो CR है ना वो CQ के बराबर होगी 27। ये वाली देखो, मैं फिगर में मार्क कर रही हूँ, ये और ये क्यों होगी? टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C, थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो आपको ये CB दे रखा है, फिर ये दो पार्ट्स में है, CQ प्लस BQ, है नहीं है? ये छोटा सा भी तो है ये पार्ट। CB आपको पूरी पता है 38 है, CQ आपने अभी निकाली है 27, तो ऐसा करते हैं यहाँ से BQ निकाल लेते हैं। तो BQ मेरी आ जाएगी 37 माइनस 27, सॉरी 38 माइनस 27, तो वो आ जाएगी आपके पास 11। ठीक है, अब देखो BQ जो है वो PB के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है टेंजेंट है, कौन से पॉइंट से? B पॉइंट से। ठीक है ना, तो PB भी मिल गया आपको। फिर तो PB कितना आ गया आपके पास? 11 सेंटीमीटर। बस अब तो आप AB निकाल सकते हो। AB तो आपके पास x थी, क्या थी वो? AP प्लस PB। तो AP कितना है आपके पास? 10। PB कितना निकाला? 11। तो करके कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। तो इसी के साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे यहाँ पर। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।